अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो स्पेशल के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे पे। मेरे पीछे जो रास्ता है यानी आने वाला रास्ता वो रावलपिंडी से आ रही है सड़क और यहाँ से कोहाट की तरफ जा रही है KPK का। ये तहसील जंड का वो इलाका है जो चंद दिन पहले आलमी तौर पर वजह शोहरत बना एक ऐसे अफसोसनाक वाक़े की सूरत में जहाँ पर एक सिविलियन ने एक बड़े दहशतगर्द को रोकने के बाद उनकी शहादत हुई और हुकूमत पाकिस्तान ने उनके लिए एक एज़ाज़ का ऐलान भी किया। हम मौजूद हैं एक ऐसे गांव में जो वैसे भी ये इलाका शहीदों का इलाका कहा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा तारुफ इस एरिया का करवाऊं। ये है मनकूर शार, मकामी ज़बान में शार गांव को कहा जाता है, यानी ये मनकूर गांव है जहां पर हम खड़े हैं। ये बस स्टॉप है और इस बस स्टॉप के बाद वो इलाका हम आपको लेकर चलते हैं जहां एक सिविलियन ने वतन के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी, अपनी जान दी और उसके बाद एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया। वो बहुत बड़ी तबाही क्या हो सकती थी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिर उनके घर वाले हैं जो इलाका मकीन है उनके, और पिछले दिनों में जो हमने बड़े अच्छे वाक़यात देखे कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने उनको वहाँ बुलाया। उनकी वालिदा मोहतरमा वो मौजूद थी और उन्हें वहाँ पाकिस्तान के एक बड़ा सिविलियन एज़ाज़ जो है वो दिया गया। और साथ ही साथ उन्हें उसके बाद जो कहा जाए कि मकामी जो लोग हैं उन्होंने कुछ मुतालबात भी रखे थे, जिसमें हनीफ अब्बासी जो वफाकी वज़ीर हैं वो भी आए, उन्होंने भी आकर यहाँ कुछ ऐलानात किए, उस पर भी बात होगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ इलाका दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या है। लोगों के जहन में, हमारे अपने जहन में सवाल था कि यहाँ किसी दहशतगर्द का और वो भी ख़ुदकुश बमबार का क्या काम है। शहरों के एरियाज़ में वो हमलावर होते हैं, पुलिस जो जहाँ पर या लॉ इन्फोर्समेंट की बाकी एजेंसीज़ है वहाँ पर हमलावर होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हुआ है? ये बहुत से सवाल हैं। आज पहली बार उन सवालों को भी हम आश्कार करने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या होने के पीछे क्या पूरी एक जो दहशतगर्दों की लॉजिक थी या साइंस थी वो थी। अच्छा, यहाँ उतरने के बाद एक बड़ी खुशगवार हैरत हुई। आप ये एक बोर्ड देखेंगे, यहाँ पर BD कमांडर अदनान हुसैन शहीद जो हैं उनका भी बोर्ड लगा हुआ है। इंजीनियर बटालियन के हैं 103 पाकिस्तान आर्मी से, और ये शहीदों की धरती है। इस धरती में शहीदों की बहादुरी का खून है, शहीदों की जुर्रत का खून है। इसी जो धरती है, वैसे भी कहा जाता है पुठवार का पूरा इलाका कि वो वैसे बहादुरों का, जवानों का, पाकिस्तान की अफवाज के जवानों का, अफसरान का, शहीदों का, और शहीदों में भी वो जिन्होंने बड़े बड़े एजाज़ात हासिल किए हैं। ये पूरा इलाका ही पुठवार का वो है। और ये जो खालिस्तान धरती है, इस पे पहले एक शहीद का बोर्ड था, अब दूसरे शहीद भी वो हो गए हैं। तो ये भी बहरहाल उस इलाके को होता है, पूरे मुल्क के लिए एजाज़ है, लेकिन उस इलाके के लिए शायद बहुत बड़ा एजाज़ होता है। तो हम यहाँ से चलते हैं। सिर्फ आपको ये बताना मकसूद है कि कच्चा रास्ता है और कोई बाकायदा कोई ऐसी जगह नहीं। वहाँ आगे उनके घर हैं जो हम विज़िट भी अभी करके आए, आपको दिखाने से पहले रैकी करके आए। कोई बहुत बड़े घर नहीं है, कोई महल्लात नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो नज़र आ रही थी वो ये थी कि पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ आम आदमी भी उसी तरह से सीना सपर है जिस तरह से पाकिस्तानी अफवाज के जवान सरहदों पर सीना सपर है। आइए चलते हैं, फिर आज के प्रोग्राम में शहीदों को खराज तहसीन भी पेश करते हैं और ये सारा वाक़या हुआ कैसे है, ऐनी शाहिदीन से, उनके घर वालों से भी इस कुर्बानी के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, जब ये वाक़या हुआ लियाकत अली की शहादत का 11 मई का वो दिन था, उससे ठीक एक दिन कबल पाकिस्तान की पूरी कौम मार्का हक उसकी कामयाबी का जश्न मना रही थी। वो मार्का हक भी पाकिस्तान के उन बहादुर जवानों की वजह से है जिन्होंने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को 1 साल पहले शिकस्त दी। और उस वक्त ये बड़ा हैरानकुन मामला होता है कि पाकिस्तान के दुश्मन के पास एक बहुत बड़ी तादाद में असलहा, जहाज़, फ़ौज, पैसा, हर चीज़ उसके पास ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के जो अफवाज के जवान हैं वो क्यों कामयाब हो जाते हैं अपने दुश्मन के मुकाबले में? तो वजह एक ही है कि पाकिस्तान के जवानों की बहादुर, गाज़ी और शहीदों की माएँ जो होती हैं वो बड़ी अजीम होती हैं। लियाकत अली शहीद की भी बहुत बड़ी अजीम माँ है और लियाकत अली की शहादत 11 को ही, यानी जब मार्का हक की हम कामयाबी, तो शहादतों का सिलसिला नहीं रुका इस कौम में।
یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ شاید چلتا رہے گا. جیسے حق اور باطل کی جنگ ہے ویسے یہی جنگ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے, مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے کہ میں ایک شہید کی ماں کے ساتھ ہوں, اور پاکستان کی حکومت کو فخر ہوا کہ وہ ایک شہید کو ستارہ شجاعت دیں. وہ ستارہ شجاعت بھی ان کی گود میں ہے اور وہ ایک عظیم ماں ہیں لیاقت علی شہید کی, اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ لیاقت علی شہید ہویا پہلی عید ہن آئے, بچیاں نوں بھی بڑا یاد آندا ہے, پر ماما نوں اپنے بچے بہت یاد آندے نے. ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਹੈ. ਜੀ ਭਲੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਾ ਥੇ ਪਰ ਹਾਂ ਨੋ ਪੁੱਤਾਈ ਮੈਂਡੇ ਪਰਮੇਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ. ਪਰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂਡੀਆਂ ਮਨੇ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਸ. डिप्टी जवाना है ना तामी पेट मोड़ के सोना है तामी चो. ਅੱਛਾ हाँ जी नमाज पढ़ना है कुरान पढ़ना है माऊआ मिल के. ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਸਨ, ਅਬਾਸ, ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, हाँ जी ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਸੀ लगा गया. ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? हाँ गुजारा जी वैसी बात कोई बच्चे ने कुछ बन सी तो कहाँ से कथान हाँ ये कोई आका को या वे देन भेने. ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ. ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ कि हाँ जी गलबात पढ़ने पे गलबात करो जी बच्चा पढ़े तो पढ़ाए सब पढ़ सही है. ਹਾਂ पढ़ सही है ਨਹੀਂ, ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੇ जी. ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? हाँ मैंने 4 है वो शेर लगा गए. ਅੱਛਾ, वो शेर लगे 3 रह गए. 3 ਬੱਚੇ ہیں. हाँ जी मेरे बच्चे. تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے جی. اور شہید کے لیے تو ویسے بھی اگلی منزلیں جو ہیں وہ زیادہ آسان ہوتی ہیں زیادہ, اور جو شہید کے کہا جاتا ہے نا کہ جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, تو پوری قوم کے لیے جو زندگی بخش کے شہید ہو جاتا ہے. لیکن ایسی ماؤں کو دیکھ کے ہمیں یہ ضرور یاد آتا ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ہم کو اس وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق, ماؤں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں. تو یہ بہادر جو مائیں ہوتی ہیں وہ بہادر بچے جنتی ہیں, وہی وطن کے لیے قربان ہو سکتے ہیں. ماں باپ کی جو محبت ہے نا, اس میں بیٹیوں کے ساتھ باپ کی محبت کا ایک الگ سا رشتہ ہوتا ہے جو شاید باپ بھی اس طرح سے بتا نہیں پاتے ہیں, اور بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی ایک عجب سے کنیکشن میں وہ رہتی ہیں. شہید لیاقت علی کی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے, چھوٹی بچی ہے. جب میں ان سے مل رہا تھا تو ایک عجیب وہ منظر ہوتا ہے کہ آپ کا باپ نہ ہو اور عید کے دن آیا ہو اور آپ یاد کریں. تو ان کی بیٹی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا, کیا حال ہے؟ السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سہانا بی بی. سہانا بی بی, جی. بڑا پیارا اور سہانا نام ہے. اپنے ابو کے ساتھ نا بڑا رشتہ ہوتا ہے بیٹیوں کا. جی. کس طرح کا آپ کا تھا, کیا باتیں اپنے ابو کے ساتھ آپ کرتی تھیں؟ بہت اچھی باتیں کرتے تھے. اچھا, تو یہ ابو سے کوئی فرمائش, بیٹیاں سب سے زیادہ فرمائش جو ہے نا اپنے ابو سے کرتی ہیں. ان کو پتہ ہے امی سے فرمائش کی تو رد ہو جانی, ابو سے کی تو پوری ہو جانی. کوئی فرمائش کی آپ نے ابو سے, کیا فرمائش کی؟ میں نے کہا پاپا مجھ سے بڑا سا گفٹ لو, تو پاپا نے کہا ٹھیک ہے یہ جانور بیچوں گا پھر لے دوں گا. جانور قربانی کے لیے پالے ہوئے تھے؟ اچھا, تو ابھی قربانی آ گئی تو اب, اور عید کے دن میں ابو تو پھر بڑے یاد آئے ہیں نا. جی. تو پڑھتی ہیں آپ؟ نہیں, پڑھوں گی. پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی. پڑھنے کا شوق ہے؟ جی. تو گھر میں ویسے امی کے ساتھ کام کرتی ہیں؟ جی. کیا کرتی ہیں پھر سارا دن امی کے ساتھ آپ؟ بس یہ سبزی کاٹتی ہوں, یہ تھوڑا بہت کام کرتی ہوں. چھوٹا موٹا کام کر لیا. تو
عید پہ اب ان دنوں میں ابو کی کتنی یاد آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت آتی ہے بہت زیادہ. جی بھائی بھی آپ کے دو ہیں، ایک آپ سے بڑے ہیں جی اور ایک چھوٹا ہے. جی. تو بھائیوں کے ساتھ کیسا، میں بڑے سے کوئی ڈانٹ شانٹ کھاتی ہیں یا کھاتی ہیں. اچھا، اور چھوٹے کو ڈانٹتی ہوں گی؟ جی جو ڈانٹ اوپر سے آتی ہے وہ نیچے بھیج دیتی ہیں. اچھا، تو اب جو ہے وہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ ابو آپ کے جو ہیں وہ نہیں ہیں. ابو جیسا ایک بھائی بھی ہے آپ کے پاس، والدہ کے بھی اب زیادہ میرے خیال ہے ذمہ داری اب آپ کی بھی بڑھ گئی نا ان کے ساتھ. تو وہ گفٹ جو ہے وہ انشاءاللہ زندگی میں آپ تک جو ہے وہ کوشش ہم بھی کریں گے کہ آپ کو گفٹ، ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ آپ کے ابو کے ساتھ ایک وعدہ تھا، لیکن وہ گفٹ بھی انشاءاللہ آپ کو پہنچے گا. لیکن ابو کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ، کہ آپ بھی جاتی تھیں کبھی اسٹیشن گئی ادھر جہاں ان کی جاب تھی؟ جی جاتی تھی پاپا کے ساتھ. اسٹیشن گئی ہیں آپ نے؟ جی. اچھا، کتنی بار گئی ہیں اور کیا کرتے تھے وہاں؟ پھر آپ جا کے وہاں کیا کرتے تھے اسٹیشن؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں بیٹھتے تھے، اچھا، باتیں کرتے تھے، پھر چلے آتے تھے. چلیں سوانا، آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چیزیں آسان کرے. آپ پڑھنا بھی چاہتی ہیں، آپ ابو کو بھی یاد کر رہی ہیں، لیکن اب ذمہ داریاں بھی ہیں اور ایک لمبا ایک سفر بھی زندگی کا. آپ بہن بھائیوں کا، والدہ کے ساتھ زیادہ آپ کو رہنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی ایک آپ کا تعلق ہوگا. ناظرین، یہ ایک سب سے مشکل ہوتا ہے کہ شہیدوں کے جب بچوں سے آپ گفتگو کرتے ہیں تو سوائے یادوں کے ان کے پاس جو ہے اور ایک بہت بڑا مستقبل جو ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. ناظرین، بھائیوں کا آپس کا محبت بڑا ہوتا ہے، پورا بچپن گزرا ہوتا ہے اکٹھے، پھر جوانی اور اس کے بعد پھر ذمہ داریاں، بچے، شادی، اپنا کاروبار، اپنا کھیتی باڑی، پھر جاب. لیکن دکھ سکھ میں سب سے پہلے میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ بھرائی برامن باواں ہوندیاں نے، تو بھائی ہمیشہ بھائیوں کے ساتھ سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں. ان کے بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. پہلے تو ارشد صاحب، آپ سے بڑے تھے کہ چھوٹے تھے آپ کے بھائی؟ لیاقت ہمارا چھوٹا بھائی تھا شہید، وہ مجھ سے چھوٹا تھا لیکن کام جو اس کا تھا وہ سب سے بڑوں والا تھا. وہ چلا گیا ہے دنیا سے، اللہ تعالیٰ اس کو درجہ بلند عطا کرے. آمین. اچھا جاوید صاحب، مجھے یہ بتائیں، آپ سے بھی چھوٹے تھے؟ شہید ہمارا چھوٹا بھائی تھا جی. اچھا. تے اس نے بہت اپنی قربانی دی ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کو ان کا وسائل بن جائے. ہمیں اب وہ اچھا تھا، اچھے کام اس نے کیا ہے لیاقت بھائی نے، شہید نے. اچھا، ریلوے میں ملازم وہ تھا لیاقت؟ ریلوے میں ملازم تھا. اچھا. 17 سال اس کی نوکری ہو گئی ہے. سویرے جاتا تھا، شام کو آ جاتا تھا. مال میں پیشی رکھا ہوا تھا. 17 سال سے مطلب ادھر قریب ہی ملازمت ادھر ہی تھی؟ وہ ادھر کے کوارٹ میں کپی کے میں. اچھا. ادھر کام کرتا تھا. صحیح. ریلوے ملازم تھا، ادھر کام کرتا. نہیں تو آپس کے، آپ جب یہ شہادت کی خبر آئی ہے تو آپ اس وقت کدھر تھے؟ ہم ادھر گھر پہ تھے. آپ گھر پہ تھے؟ ہاں جی. پھر تو آپ نے دھماکے کی بھی آواز سنی ہوگی؟ آواز سنی ہے، دھماکے کی آواز سنی ہے، پھر بعد میں گیا. اچھا. ہاں جی. تو آپ سب سے بڑے ہیں، وہ چھوٹا تھا، تو اپنا جب یہ شہادت ہو گئی ہے بعد میں، آج تو یاد آتا ہے نا کہ یار ایک بھائی تھا جو اتنے سال جو ہے، جی وہ آپ کی عمر کوئی 50 کے قریب تو ہوگی، آپ کی عمر بھی 50 ہو گئی. ہاں 50 ہو گئی ہے نا، تو وہ بھی 40 سے بڑا تھا. تو ایک تعلق ہوتا ہے نا بھائیوں کا. پھر آپ رہتے بھی سارے اکٹھے ہی ہیں ادھر؟ اکٹھے رہتا. بہت اچھا ہمارا بھائی تھا. محلے میں بھی کام مام کوئی فوت کی کوئی ہو جاتا تھا وہ چلا جاتا، مامی بولتا تھا ادھر آ جاؤ. صحیح. تو یہ بھائی جو ہیں آپ، نوید صاحب، آپ کو بات کریں بھائی کے حوالے سے کہ کس طرح آپ کا، بھائیوں کا بھی آپس میں بھی ہوتا ہے نا، ایک ہر بھائی کا ایک بھائی کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. ایک بات آپ کو بتانی ہے، دوسرے کو نہیں بتانی. آپ بڑے تھے، بڑوں سے تھوڑا ڈر بھی ہوتا ہے نا بچپن سے. وہ ایک روب بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے اور احترام بھی ہوتا ہے. تو نوید چھوٹے تھے لیاقت بھائی سے؟ بڑے ہیں وہ چھوٹے، یہ سارے سے چھوٹے، یہ سب سے چھوٹے ہیں، یہ سب سے چھوٹے اور ان سے بڑے لیاقت تھے. تو یہ بھی ایک بڑا تعلق ہوتا ہے. نوید بھائی، کس طرح اب یاد آندا ہے بھائی تہاڈا کی آخری باری تہاڈے نال کی ملاقات ہوئی، کی گل بات ہوئی ہے؟ گل بات یہ ہوئی جی، تے زمین نہیں اڈی اپنی. اچھا. مقصد ہے ہل جلایا زمین میں. ٹھیک ہے. وہ بولتا ہے
हार जला के भाई ज्वार गदम कर दिया है ना। अच्छा। मैंने बोला भाई ये ज़मीन गिली है। अच्छा, वो बोलते चल मैं ऊपर जाता हूँ, वुज़ू करता हूँ, नमाज ऊपर अदा करेगा। ठीक है। तो कम 10-15 मिनट हमने उधर खड़ के गप भी लगाई है ज़मीन के बारे में ना। ज़मीन के बारे में। सही। भाई ये बात की है तो वो आदमी जो मरदूद था हमने खुद अपनी आँखों से भी देखा है। अच्छा। हाँ, हमारा भाई उधर जा रहा था, उसको आवाज़ लगाई है भाई तुम किधर जा रहे हो। वो तो बात शायद नहीं की है हमारे भाई के साथ। भाई मेरा बोलता है भाई अपना कार्ड दिखाओ। उसने बोला हमारे पास कार्ड नहीं है। हाँ। भाई ने जो जेब से कार्ड निकाला है हाँ। उसने कार्रवाई डाली है। वो भाई आपका जो है ना वो बल्कि ये कहेंगे कि बहादुर आदमी था जिस बंदे को आदमी था, बिल्कुल रोका कि कौन बहादुर भी था, दलेर भी था। बिल्कुल। और ये दिलेर लोग ही होते हैं ना कि जो इस तरह बड़ा जो है वो काम करें। लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रहा ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ नहीं बिल्कुल। ਕੀ ਯਾਦ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ बहुत कमी महसूस हो रही है। ਅੱਛਾ बहुत कमी महसूस हो रही है। ਸਹੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ रेलवे मुलाजिम। ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ 15 साल हो गए सर मैं कच्चे मुलाजमत कर रहा हूँ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ नहीं पक्के मुलाजिम, कच्चा मुलाजिम। लेकिन लियाकत पक्का मुलाजिम था। 17 साल उसकी सर्विस हो गई थी। अच्छा 8 महीने हो गए अभी मेट बना है। 14 आदमी उसके नीचे काम कर रहे थे। सही है वो फरमान था। ठीक है सही सही सही। तो ये भी एक जनाब रिक्वेस्ट है हनीफ अब्बासी साहब बल्कि आए हैं ये भी उन्होंने अपने मुलाजिम की शहादत पर यहाँ आए थे मुझे ख़बर मिली तो मेरा ख़्याल है ये चीज़ भी उन्हें देखनी चाहिए कि उसकी जगह रिप्लेसमेंट में उनके भाई जो हैं जो ऑलरेडी रेलवे में मुलाजमत करते हैं तो हनीफ अब्बासी साहब से हम भी गुजारिश करेंगे बल्कि वो ज़्यादा इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं देखते हैं और रेलवे की मुलाजमत इनकी अगर मुस्तकिल हो जाए तो इस घर की एक कफ़ालत भी शुरू हो सकती है उनके बच्चों की इस हिसाब से भी जो महकमा रेलवे के लिए शायद इतना मुश्किल भी नहीं होगा। हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं शहीद लियाकत अली की कब्र पर और उनके साहबजादे जो दोनों हैं वो हमारे साथ हैं हसन भी और छोटा अब्बास भी। हसन आपको ये आइडिया है अंदाज़ा है कि आपके वालिद साहब ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए इस धरती के लिए? मैंने वालिद साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी अपने वतन अजीज़ के लिए कितनी जानें बचाई हैं और अपनी जान का नजराना पेश किया है और हमारा पूरा पाकिस्तान पूरा गांव इस बात पर फ़ख्र करता है कि उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके दूसरों की जानें बचाई हैं और आज पापा ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। अगर कल मुल्क पाकिस्तान को या इस्लाम को हमारी भी जान कुर्बान करनी पड़ी तो सब की इस मुल्क के लिए जाने कुर्बान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ये तो बहुत बड़ा जज्बा है हसन आपका क्योंकि आप खुद शहीद के बेटे हैं तो शायद वो जज्बा भी जितना दुख होता है उतना जज्बा भी नाज़रीन शायद उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। करते क्या हैं आप पढ़ते हैं क्या है आपका मसरूफियत? जी मैं पढ़ता था पहले तो कुछ अखराजात से करके जो पापा नहीं वो कर सकते थे तो फिर बीच में मैंने छोड़ दिया। अब अंडर मैट्रिक कर रहा हूँ तो पढ़ने के बावजूद कहते कि आप पढ़ लें कुछ आगे बन जाए। फिर पढ़ने का शौक़ है आप? जी। क्या बनना चाह रहे हैं क्या काम करना चाह रहे हैं पढ़ के? कोई होता है ना ज़हन में कि मैं ये काम करूँगा ये जॉब करूँगा ये बिज़नेस करूँगा क्या ज़हन में है? मेरे ज़हन में तो पाक आर्मी की जॉब कर रही हूँ। और इस वैसे भी ज़मीन पे तो पाकिस्तान की अफवाज में लोगों का जाना बड़ा शौक़ होता है जी इसमें। सही। ये छोटा अजी अब्बास है हमारे साथ। हसन जब होता है अब्बास जो है वो छोटे होते हैं। भाई आपके जो हैं वो तो बड़ा फ़ख्र करते हैं आप में। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अब्बू से जब अब्बू की शहादत हुई है उससे पहले क्या बात हुई है उनसे कोई क्या उन्होंने कुछ कहा जब इस वाक़े से पहले कोई आज जब आप स्कूल से वापस आए हैं कोई मुलाकात हुई थी क्या बात हुई? उन्होंने कहा ये एक घड़ी दिया और कहते थे कि ये वाली घड़ी? जी। अच्छा बड़ी खूबसूरत घड़ी है जी वो। और चलो अब्बा जी का एक गिफ्ट जो है वो तुम्हारे पास वो है तो और क्या कह रहे थे घड़ी दी तो? और माल मवेशी के लिए कहा कि माल मवेशी के लिए चले जाओ और उधर ही बैठना मैं आ रहा हूँ घर से। अच्छा तो फिर उसके बाद वो नहीं आए?
नहीं आ रहे थे मेरे लिए भाई, जाता हूँ माल मवेशी को घर लेके उसके साथ आता हूँ। अच्छा, वो आपके पास आ रहे थे? जी तो ये बहरहाल माल मवेशी आपके पास थे, वालिद साहब आपके पास आ रहे थे, लेकिन शायद उनका रास्ता जो है वो वहाँ से आपके पास आने की बजाय वो जन्नत की तरफ था, और सीधा फिर जो है शहीदों का जो जा होती है वो जन्नत की तरफ होती है। आपने भी आर्मी में जाना है या कोई और काम करना है? नहीं, आर्मी में जाना है। आर्मी में सोचा हुआ है? जी तो अभी स्कूल जा रहे हैं आप? जी। अच्छा, एक चीज़ जो हसन और अब्बास ने पढ़ना चाहते हैं, इस मुल्क का हर बच्चा पढ़ना चाहता है, और ख़ास तौर पे ऐसे जब शहीद होते हैं उनके बच्चों का और जज्बा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक चीज़ की गुजारिश है कि पाकिस्तान की जो अफवाज है उसमें ऐसे शहीदों के भी बहुत बच्चे हैं, कुर्बानियाँ देने वालों के भी, लेकिन हुकूमत पंजाब को ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को रिक्वेस्ट होगी कि ये इस ख़ानदान की जो माली आनत है वो उसका कोई सिलसिला ज़रूर शुरू होना चाहिए। वैसे भी शहीदों को बड़ा रिकग्नाइज़ किया जाता है पाकिस्तान में, चाहे वो सिविलियन हैं, चाहे वो पाकिस्तान की पुलिस में, रेंजर्स में, पाकिस्तान की अफवाज में हों, और इतनी बड़ी कुर्बानी है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत ख़ुद भी इस पर सोच रही है, कुछ ऐलानात भी हुए हैं, तो वो भी अगले आने वाले दिनों में देखते हैं कि वो क्या होता है। कुछ यहाँ मकामी लोग हैं, उनसे भी बात। नाज़रीन, लियाकत अली शहीद की वालिदा, उनके भाई, उनके बच्चों से आपकी मुलाकात भी करवाई है, उनके जो जज्बात थे, एहसासात थे, और हुकूमत से कुछ छोटे छोटे से एक मुतालबात हैं वो भी थे। लेकिन बहुत अहम एक चीज़ है कि ऐनी शाहिद के तौर पर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया प्रोग्राम में, कि उनके भाई जो अरशद हैं वो बिल्कुल सामने देख रहे थे। ये वो जगह है जहाँ पर सुसाइडर ने अपने आप को यहाँ पर वो अपना धमाके से उड़ा लिया, और उसके बाद लियाकत अली जो उनके बिल्कुल सामने थे वो शहीद हुए। मुझे बताएं कि उस वक्त हुआ क्या था? वो जब घर से आया खेतों में माल मवेशी के लिए लेने के लिए, वो रास्ते में जा रहा था, वो मशकूक खेतों में आ रहा था। अच्छा। मेरे भाई ने उससे पूछा है तुम कौन है, किधर जा रहे हैं? हमारा भाई थोड़ा दूर था, वो तेज़ कदमों में उसके नज़दीक हो गया है। जब नज़दीक हुआ है तो हमने आवाज़ें सुनी है घर से, तो हम ही बाहर निकल आए हैं कि हमारे भाई के साथ कौन है। जब हमने देखा है कि मेरा भाई उससे पूछ रहा था कि तुम किधर जा रहे हो, तुम्हारा क्या काम है, वो दौड़ने की कोशिश उसने की, मेरे भाई ने उसको जाने नहीं दिया। अच्छा। जब आहिस्ता आहिस्ता भाई उसके करीब आया, मेरे भाई ने बोला है कि अपना शनासी कार्ड दिखाओ। अच्छा। उसने कुछ पश्तो में बातें की हैं, लेकिन भाई को समझ नहीं आया। मतलब वो आगे से जवाब पंजाबी या उर्दू में नहीं दे रहा था, पश्तो में बात कर रहा। पश्तो में बातें कर। अच्छा। भाई ने अपना शनासी कार्ड निकाला है जेब से, उसको बोला है कि ये अपना शनासी कार्ड मुझे दिखाओ, अपनी शनाख्त कराओ। जब उसने मेरे भाई को देखा है कि ये इसने गहरा पा लिया है, ये मुझे नहीं जाने देता। अच्छा। जब शनासी कार्ड मेरे भाई ने बोला है कि अपना शनासी कार्ड दिखाओ, तो मेरे भाई ने आधा जेब में शनासी कार्ड डाला है, फिर उसने अपना कार्रवाई शुरू की है। अच्छा। लेकिन अरशद भाई ये बताएं कि वो कितनी को उम्र का, कोई लड़का सा था या ज़्यादा आपको पक्की उम्र? वो छोटी उम्र का था, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 22 साल उसकी उम्र थी, छोटे कद वाला था। अच्छा। छोटी छोटी दाढ़ी उसने रखी हुई थी, बाल भी थोड़े बड़े दरमाने हुए उसने। अच्छा। बाल भी रखे हुए थे। सही। जी सर। तो वैसे मुंह पे कोई मास्क वगैरह नहीं लगाया? कुछ भी नहीं है, मुंह ऐसे जैसे हम खड़ा है वो ऐसे उसका अच्छा। मुंह था। नहीं तो आया वो इधर से, इस तरफ से, सड़क से नहीं आया? आप कह रहे हैं कि इधर से आया? जी सर, हमने इधर से देखा है, हम जिधर खड़े हैं। हाँ। ये दरख्त है, इस दरख्त के करीब हमने देखा है कि वो इधर से आ रहे थे। हाँ। हम इधर जब पहुंचा था उधर हमने उसको देखा है। मेरा अच्छा। भाई इधर दरख्त है, उस दरख्त के साथ इसको साथ जो है। जी उसके साथ साथ होने लगा है। उसने कोशिश की है दौड़ने की, लेकिन भाई ने बोला है अपना शनासी कार्ड दिखाओ, अपनी शनाख्त कराओ, फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। इसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाका में अब मलिक अमानुल्लाह साहब समाजी यहाँ रुकन है, कारकुन है, इस इलाके के हवाले से काफ़ी काम कर रहे होते हैं। अली साहब, आज सारा दिन आप हमारे साथ यहाँ घूम रहे थे, ये वाक़या हुआ, उसके बाद आप लोगों को मालूम हुआ इलाका को कि ये शहादत हो गई है आपके इलाके के एक बंदे की, फिर उसके बाद का क्या सिलसिला हुआ है वो कुछ बताएं। ये लोग जो थे, ये चूँकि मैं इनको जानता था, ये बेसिकली खेती बाड़ी से इनका तल्लुक़ था, गरीब लोग हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। ये रेलवे का मुलाजम था लियाकत शहीद,
तो ये तकरीबन जंड में हमें पता चला है, उस वक्त 5:45 का टाइम था कि मनकोर में कुछ वाक़या हो गया। पहला ये आया हम लोग को तक इतला कि कोई ख़ुदकुशी का हो गया, लेकिन 15-20 मिनट के बाद जब यहाँ लोग पहुँच गए, सिविलियन काफ़ी सारे लोग यहाँ पहुँच गए, उन्होंने हमें फ़ोनों पे बताया कि यार यहाँ तो ख़ुदकुश हमला हो गया फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ बंदे लियाकत के ढोक के पास मनकोर के रास्ते में। तो हम लोग भी यहाँ आए, सूरत हाल देखी, तो उस वक्त तो कुछ सूरत हाल ऐसी थी कि इर्द गिर्द में काफ़ी बारूद की बदबू और डेड बॉडी, और उसके तो जो बाकियात हैं उनमें से सिर्फ टांगें उसकी बाकी थी, बाकी तो खुदकुश हमलावर की बात करें, और कुछ यहाँ बाकियात में से पसली उसकी हड्डियाँ जो अभी भी मौजूद पड़ी हैं, ये यहाँ थी। कपड़ों के उसके पीस हो गए, हाथ जितने छोटे उंगलियों जैसे कटिंग हो के। और ये हड्डी का आपने बताया कि ये उसकी जो है, जी हाँ, उसकी है, क्योंकि यही जगह है, ऐन वही जगह पे हम खड़े हैं जहाँ उसने ब्लास्ट किया। यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ 300-400 मीटर पे ये जो है ना पुलिस की चेक पोस्ट, पुलिस की, रेंजर और इसकी है पेट्रोलिंग वालों की, कस्टम की, यहाँ 3-4 पोस्टें हैं। सर्चिंग सेंटर अभी ये बना रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल बॉर्डर है पंजाब और KPK का। तो आपका क्या ख्याल है, मतलब इसको टारगेट हो सकता था? अदरवाइज यहाँ तो कोई दूसरा कोई चांस ही नहीं है ना जी, मतलब है कि दूसरा तो कोई व्यू हो ही नहीं सकता। अभी इनकी एक सामने ढोक है, अब उस ढोक पे तो वो करने आ नहीं गया, खुदकुश हमला आवर के इनकी ढोक उड़ाने के लिए आ गया। लेकिन एक बहुत बड़े साने से, उसकी शहादत से जो है ना, इस बंदे ने रोक लिया, उसको बिल्कुल रोक के जांच पड़ताल की, और उस जांच पड़ताल के बाद उस बंदे ने जब ये ऑब्जर्व कर लिया दहशतगर्द ने कि ये मुझे छोड़ता नहीं है, तो उसने ब्लास्ट किया। मज़ीद बात करते हैं कि इस इलाके के हवाले से कुछ हुकूमती ऐलानात भी हैं, कुछ चीज़ें हैं उस पर भी, और कुछ मुतालिबात भी हैं इलाका के इस बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद। बारिश का मौसम भी यहाँ हो गया जी। कारी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने भी मस्जिद कह रहे हैं कि हम लोग नमाज़ पढ़ के निकले हैं, तो उसके बाद हुआ है कुछ ऐलानात हुकूमत की जानिब से हुए कारी साहब, तो वो क्या थे और उस पर कोई अमल दरामद हुआ है? क्या मुतालिबात हैं? आप इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब कहते हैं कि गरीब शहर की मैयत के साथ रोता कौन, मेरा सलाम उन पे जो अश्क बार चले। हमारा ये भाई इंतहाई गरीब था, आपने घर भी देखा है, सारा माहौल भी आपने देख लिया है, लेकिन इसकी कुर्बानी बहुत बड़ी है। फवासी साहब ने सबसे पहले जो अटक में हमारे भाई का जनाजा हुआ उधर ऐलान किया है कि 80 लाख रुपए का ऐलान है जी। और उसके बाद जो लियाकत साहब का लड़का है उसको नौकरी के हवाले से, तालीम के हवाले से कोई बातचीत हुई है, ये सुनने में आया है ये चीज़ें सारी। लेकिन अभी उनके घर वालों से जब बात हुई है, आपकी भी हुई है, हमारी भी हुई है, अभी कोई चीज़ मिली नहीं है। मलिक साहब, ये जिसका कारी साहब भी जिक्र कर रहे हैं, ये आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल मैंने 2 देखे हैं, एक लड़कियों का है और एक वो भी बिल्कुल मखदूश हालत में है, कोई बहुत अच्छी उसकी नहीं है। दूसरे यहाँ पर किसी किस्म का कोई रूरल हेल्थ सेंटर, कोई डिस्पेंसरी, कोई वो नहीं है यहाँ पे? सर पहली बात है, पहले तो मैं स्कूलों का आपने सवाल किया है वो करता हूँ कि एक स्कूल यहाँ है प्राइमरी स्कूल बॉयज़ और एक है स्कूल गर्ल्स स्कूल को ऑलरेडी इन्होंने उस लिस्ट में डाला हुआ है हमारी हुकूमत पंजाब और डिस्ट्रिक्ट अटक ने कि जिनको वो प्राइवेट कर रहे हैं। सही है। उसको तो बिल्कुल इन्होंने मतलब ख़त्म ही कर दिया है। और दूसरा जो है बॉयज़, वो मतलब रोड है सी पैक, दोनों प्राइमरी हैं। मेहरबानी की जाए कि इस इलाके को अब इस शहीद की वसातत से, इसके नाम से अपग्रेड इनको किया जाए, और उसके जो ऑर्डर हैं ख़ुसूसी तौर पे वज़ीर आला पंजाब से मैं ये गुजारिश करूँगा। पहले भी वफाकी हुकूमत ने काफ़ी सारे ऐलानात किए हैं, तावन किया है, तगमा दिया है वफाकी हुकूमत ने, सारी चीज़ें वो अपनी जगह पे, लेकिन ये बैकवर्ड इलाका है, बहुत पिसे हुए लोग हैं। इनके तालीमी मेयार को आप करने के लिए इनको स्कूलों को एक तो अपग्रेड किया जाए, दूसरा वो गर्ल्स स्कूल के बारे में जो प्राइवेट ऑर्डर हैं वो वापस लेकर उसे गवर्नमेंट की सतह पे ही चलाया जाए। सेकंड, आपने हेल्थ के हवाले से किया है, तो यहाँ दूर दराज तक, यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पे दरिया सिंध के परले किनारे पे KPK शुरू हो जाता है, वो हमारे सूबा ही नहीं है।
اور جنڈ یہاں سے 10-12 کلومیٹر ہے. جنڈ میں بھی THQ ہماری جو اسپتال ہے وہ جنڈ شہر اور گرد و نواح کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتی, اس میں ابھی انتظامات ہی پورے نہیں ہیں. یہاں کوئی بھی ہیلتھ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے, بالکل کوئی ڈسپنسری نزدیک نہیں, کوئی رورل ہیلتھ سینٹر نزدیک نہیں. تو گورنمنٹ پنجاب اسپیشلی مریم نواز اور صاحب اختیار سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پاس 120 کنال زمین رفاع عامہ کی برلب روڈ پڑی ہوئی ہے اور وہ بالکل ناکارہ اور بغیر کسی تصرف کے ہے. تو اس قیمتی جگہ پہ یہ رورل سینٹر ہیلتھ مطلب کہ زمین موجود ہے آپ کے پاس, صرف اور صرف بلڈنگ اور اس کا ایک دینی ہے اور اس کا سسٹم کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو ایکٹیو کرنا ہے. دور دراز علاقوں میں ہر وقت اس چیز کی رپورٹنگ ہونا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک غلط, اور اس واقعے کے حوالے سے بھی مسلسل رپورٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے جو یہاں پر ہیں. رفیع صفری وہ ہیں ہمارے ساتھ. رفیع, آپ اس وقت مسلسل رپورٹ کر رہے تھے, ہیڈ آفس چیزیں بھجوا رہے تھے اس وقت, بلکہ مسلسل یہاں حکومتی نمائندگان آتے رہے, وہی عمل بھی دکھاتے رہے چیزیں. یہاں جتنا مشکل آنا ہے, یہاں باقی سہولیات ہیں, یہ رپورٹنگ بھی اتنا ہی مجھے لگ رہا ہے کہ مشکل کام ہوگا اس وقت خاص طور پہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور پوری ٹیم کا 365 کا بے پناہ مشکور و ممنون ہوں. رہی بات اس جگہ کے حلقے کی رپورٹنگ کی, تو یہ علاقہ 120 کلومیٹر پہ محیط تحصیل جنڈ ہے, جس کی کوریج کے لیے ہمارے جو مقامی رپورٹر ہیں ان کو بہت تگ و دو سے گزرنا پڑتا ہے, بڑے سفر سے گزرنا پڑتا ہے, تب جا کے عوام کی آواز ایوان بالا تک جاتی ہے. بہت شکریہ جی. اور یہ پورا دن ہم رپورٹنگ بھی اور موسم بھی آج ہمارے ساتھ بڑا مختلف سا رہا ہے, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ پورے پاکستان کو یہ جو اصل واقعہ ہے وہ واقعہ پہنچایا جائے. کیا اس کے جو خاندان ہیں, اس خاندان کے ساتھ ملاقات, ان کے بچوں کے ساتھ, ان کے بھائیوں, ان کے والدہ, اہل علاقہ اور اس علاقے کی کیا محرومیاں ہیں, اور ایک شہید کی وساطت سے, اس کی قربانی سے حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت جو وعدے ہیں وہ بھی پورا کرے, اور جو ضروریات ہیں میرا خیال ہے اس کو بھی پورا کیا جانا وہ ضروری ہے. اور جاتے جاتے ایک بات ضرور میں یہ کروں گا کہ جہاں پاکستان کی افواج ہر لمحہ ہر وقت کراچی کے سمندروں سے لے کر, بلوچستان کے پورٹ سے لے کر اور برف پوش سیاچن کے پہاڑوں تک حفاظت کر رہی ہے, مشرق کی سرحد ہو یا مغرب کی, وہیں پر پاکستان کی جو سویلین لوگ ہیں وہ ہمیشہ وطن کے ساتھ اپنی محبت, عقیدت کے ساتھ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اگر میں سامنے اپنے اس طرف دیکھوں تو KPK کا اعتزاز ہنگو کا وہ ہمیں یاد آتا ہے, وہ ایک بچہ جس نے خودکش حملہ آور کو اس وقت روکا تھا, اور یہی ضلع اٹک میں کرنل شجاع خانزادہ شہید جو ہیں وہ بڑے ایک بہادر آدمی تھے, اور وہ بھی اسی سرزمین یعنی اسی ضلع کے رہنے والے تھے. ان کی بھی قربانی اسی طرح سے یاد رہتی ہے, اور اسی قربانی جو لیاقت شہید کی ہے اس کو بھی یاد رکھا جانا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا. اس ملک سے محبت اولین کام آپ کا اور ہمارا ہونا چاہیے. اللہ حافظ.